साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पवन गोस्वामी, फाउंडर एंड एमडी ऑफ परीक्षार्थी आईएएस एकेडमी। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एक नया विषय जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कई सारे प्रश्नों की संख्या इस विषय से होती है और आज उसके अंतर्गत जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वह है आपका भारत का सामान्य परिचय, मींस द जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट अवर इंडिया। तो सबसे पहली बात तो हम ये देखें कि जो मैंने भारत लिखा हुआ है या इंडिया लिखा हुआ है, ये नाम हमको कैसे मिला। तो हम थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भरत थे, राजा राम के छोटे भाई, उनके नाम पर इस विशाल देश का नाम क्या पड़ा है? भारत पड़ा है, ऐसा कहा जाता है। दूसरा मैं आपको बताता हूं कि जो जैनों के प्रथम तीर्थंकर हुए ऋषभ देव के जो पुत्र थे जिनका नाम था भरत चक्रवर्ती। क्या नाम था? भरत चक्रवर्ती के नाम पर इस विशाल भूभाग का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। एक अन्य बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ ऐसा भी माना जाता है, जो कि सर्वमान्य है, कि राजा दुष्यंत, हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत व शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर इस विशाल भूभाग का नाम भारत पड़ा। तो देखिए, इतनी सारी तीन बातें मैंने आपको बताई। यह हमारा इतिहास है कि इस देश का नाम भारत कैसे पड़ा। बात करता हूं मैं इंडिया की। तो इंडिया जो है यह किससे आया है? यह आया है आपका इंडस रिवर से। किस रिवर से आया है? इंडस रिवर से इसको यूनानियों ने क्या कर दिया? इंडिया कर दिया। बात करते हैं हम किसकी? हिंदुस्तान की। अगर मैं यहां पर लिखता हूं हिंदुस्तान, मैंने लिखा यहां पर हिंदुस्तान, तो पर्शियन भाषा में सा का उच्चारण हा उन लोगों ने किया और हिंदुस्तान, सिंधु नदी के किनारे बसे लोगों को उन्होंने क्या किया? सिंधुस्तान या सिंधु से सिंधुस्तान उन्होंने कहा। अन्य नाम जो है मिलता है जम्बूद्वीप जो इस भूभाग का या इस देश का नाम पड़ा। यहाँ पर विशाल जम्बू वृक्ष हुआ करते थे, अर्थात जामुन के वृक्ष हुआ करते थे, इसलिए इस विशाल देश का नाम क्या पड़ा? जम्बूद्वीप पड़ा। आगे हम देखते हैं आर्यावर्त क्यों पड़ा? मध्य एशिया से कुछ कबीलों के रूप में जो लोग आए थे और भारत में आकर बस गए, तो इस देश को क्या कहा गया? आर्यावर्त कहा गया। तो ये मैंने आपको बताया कि भारत को अन्य नामों से जाना जाता है। अब देखते हैं हम लोग भारत के बारे में। भारत का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार क्या है? ध्यान से देखिएगा। तो भारत का जो आपका अक्षांशीय विस्तार प्रारंभ होता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। कहां से प्रारंभ होता है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होता है और ये कहां तक जाता है? आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जाता है। धीरे धीरे समझते चलना, कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं सब कुछ आपको समझा दूंगा। अगर ये जो नंबर्स में लिख रहा हूं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ एक और मैप बनाऊंगा, अभी एक अर्थ बनाऊंगा, मॉडल बनाऊंगा अर्थ का, और उसके ऊपर आपको अक्षांश और देशांतर विस्तार से बताऊंगा। अभी देखिए आप, ये जो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर, हिंदी में लिख देता हूं, पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। मतलब सर इसका क्या है? देखिए ध्यान से सुनना, ये भारत है। भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो यहां मैं लिख रहा हूं इंदिरा कौल। कहां पर आता है ये आता है लद्दाख में। कहां आता है आपका? लद्दाख में। ध्यान से सुनिएगा सभी, ये कहां आता है? आपका लद्दाख में आता है। अब मतलब कि इस पॉइंट के बाद में भारत की सीमा खत्म हो जाती है। वहीं मैं बात करता हूं कि भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी में स्थित कैप कैमोरीन है। ठीक है।
वही मैं बात करता हूं भारत के पश्चिमी बिंदु की, तो ये कौन सा है आपका गोहार माथा या गोहार मोती, गोहार माथा, गोहार माथा, ठीक है, गोहार माथा। और यहां मैं लिख रहा हूं आपका कीबुथु, क्या है आपका कीबुथु, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में है। और ये आपका क्या है, यह आपका पूर्वी बिंदु है, कीबुथु ये उत्तरी बिंदु है, यह आपका पश्चिमी बिंदु है, यह आपका दक्षिणी बिंदु है। ध्यान से देखिएगा कि इसका मतलब यह है कि इन बिंदुओं के बाद में इस दिशा में जाने पर भारत की सीमा समाप्त हो जाती है। और जो अक्षांश और देशांतर मैंने बनाया है वह आपको मैं यहाँ पर एक ग्लोब के माध्यम से समझाता हूं। सपोज मैंने यहाँ एक पृथ्वी बनाई है, पृथ्वी जो है आपका एक ग्लोब बनाने जा रहा हूं। यहाँ पर देखिए, यहां मैंने एक लाइन बीच में खींची, भूमध्य रेखा, भू के मध्य से एक रेखा खींची, भूमध्य रेखा, या फिर इसे मैं कहूंगा 0 डिग्री लाइन। समझ में आ रहा है सभी को? बहुत आसानी से आसान भाषा में हम समझेंगे, ज्यादा डिटेल में ना जाए, बिल्कुल साफ तरीके से हम अच्छे से समझेंगे। देखिए भूमध्य रेखा, ये क्या है आपकी भूमध्य रेखा। अब मैंने पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दिया, इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर लाइन, जो कि क्या करती है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये तो हो जाता है आपका उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि ये उत्तर में स्थित है, और जो नीचे वाला है वह हो जाएगा आपका दक्षिणी गोलार्ध। क्या हो जाएगा आपका दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो देखिए अक्षांश रेखाएं क्या होती है, अक्षांश रेखाएं ग्लोब के ऊपर ऐसे खींची हुई होती है, आड़ी खींची हुई होती है, और एक दूसरे के क्या होती है समानांतर होती है, पैरेलल होती है। यह एक दूसरे को आगे चलकर कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। ऐसी रेखाएं हमारी क्या होती है पैरेलल या समांतर रेखाएं होती है, और वह कौन है अक्षांश रेखाएं। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है 180। कितनी होती है 180। तो 90 तो उत्तरी गोलार्ध में रहेगी और 90 आपकी दक्षिणी गोलार्ध में रहेगी। आगे मेरी बात समझ में, तो 90 ऊपर रहेगी। अब देखिए हमारा हमने क्या लिखा है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश। देखिए उत्तरी अक्षांश किधर होगा, अब ये 0 है तो कहीं न कहीं 8 डिग्री लाइन भी होगी। देखिए 8 डिग्री लाइन में कौन सी लाइन है यह कौन सी लाइन है आपकी, यह मान लिया जाए ये 8 डिग्री लाइन है, ठीक है। अब 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश रेखा मैंने बना दी है। फिर हमको कहां चलना है उत्तर में। ऐसा नहीं बिल्कुल मानना है हमको कि हमने भारत बनाया तो भारत के उत्तरी दक्षिण में स्थित है, नहीं। अगर हम क्या है भूमध्य रेखा के अकॉर्डिंग देखेंगे, ग्लोब के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो हमारा जो भारत है वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहां पर है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं 37 डिग्री 6 मिनट। तो देखिए मैंने ये बनाया आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्योंकि 0 है 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे 90 यहाँ होगा। ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में 90 लाइन होगी। उसी में से ये कौन सी आपकी 37 डिग्री 6 मिनट, और ये कौन सी है आपकी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा है ये, ठीक है। इसके बीच में हमारा भारत लाई करता है। सभी को समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। एक बार पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में आप इसको नोट भी कर लेना चाहे तो, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद में मैंने एक लाइन और खींची, ये होती है आपकी 0 डिग्री लाइन, या फिर हम कह सकते हैं 0 डिग्री देशांतर लाइन, या जीएमटी लाइन, या यूटीसी, ठीक है। अब यह लंदन से होकर जाती है, लंदन में जीएमटी से होकर जाती है, जैसे जीएमटी लाइन भी कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए कि ये वाला गोलार्ध क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है आपका पूर्वी गोलार्ध। क्या कहलाता है पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। ये कहलाता है आपका पूर्वी गोलार्ध, और ये क्या कहलाता है आपका पश्चिमी गोलार्ध। ये क्या कहलाता है आपका पश्चिमी गोलार्ध। अच्छा, पूर्वी गोलार्ध मतलब ई और पश्चिमी गोलार्ध मतलब W, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर। तो देखिए ये जो लाइन है, पहले तो हम ये जाने कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है 360, 180 इस गोलार्ध में पूर्वी गोलार्ध में, और 180 पश्चिमी गोलार्ध में। तो देखिए मैंने एक लाइन खींची है यहाँ पर, ये कौन सी लाइन है, ये लाइन है आपकी 68 डिग्री 7। ये कौन सी है 68 डिग्री 7। और वही एक लाइन और आती है आपकी, मान लिया जाए ये 97 डिग्री 25 मिनट। तो देखिए ये आपके भारत जो मैंने आपके सामने जस्ट बनाया था 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और यहाँ 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री पूर्वी देशांतर। आपको समझ में आया होगा। देखिए अब हम ये कह सकते हैं कि भारत जो है
भारत जो है अक्षांश रेखाओं के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध में आता है और देशांतर रेखाओं के हिसाब से अकॉर्डिंग उसके देखिए हम रिगार्डिंग तो किस में आता है आपका पूर्वी गोलार्ध में। मतलब भारत किस गोलार्ध में आता है, तो भारत आता है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। कहां पर आता है, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई आपको। बढ़ते हैं आगे, चलिए ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे कैसे कि ये हमने देखा दक्षिणी बिंदु और ये देखा हमने उत्तरी बिंदु। अब ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा दक्षिणी बिंदु जो है ये आपका मुख्य भूमि पर स्थित है। कहां पर, तमिलनाडु स्टेट में। कहां पर स्थित है, तमिलनाडु स्टेट में। लेकिन हमारा जो दक्षिणतम बिंदु है वो वृहद निकोबार पर, कहां पर स्थित है, वृहद निकोबार पर, जो यहाँ पर आपके अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह बना हुआ है वहां पर एक बिंदु है। कहां पर, जिसका अक्षांशीय मान कितना है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या हो जाएगा आपका, उत्तरी अक्षांश। तो यहां भी सर आपने उत्तरी अक्षांश क्यों लिखा, देखिए ना, हम जो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, हमारा जो पूरा भूभाग स्थित है, इसके साथ में पूरा भारत जो स्थित है वो कहां पर है हमारा, क्योंकि हमारा अक्षांशीय मान ये बताता है कि हम कहां पर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसीलिए इस पर मैंने आपको बताया कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। कौन सा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। इसे ही कहा जाता है आपका पिगमिलियन पॉइंट। मोस्ट एमपी पिगमिलियन पॉइंट। एग्जाम में पूछा जाता है कि पिगमिलियन पॉइंट भारत का कौन सा बिंदु है, तो दक्षिणतम बिंदु है। मोस्ट एमपी पिगमिलियन पॉइंट। अब भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। मैं आपको बता दूं भारत कैसा देश है, भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। कैसे देश है, देखिए अब यहां पर मैं लिखता हूं, ये क्या मैंने लिखा, अरब सागर। क्या लिखा, अरब सागर। अरब सागर जो है यहाँ गुजरात से प्रारंभ होकर यहाँ पूरा आपके तमिलनाडु केरल तक है, ये आपका पूरा अरब सागर है। ठीक है, ये कौन सा सागर है, अरब सागर है। तो भारत के किस भाग में है ये, तो भारत की यह पश्चिमी भाग में है, दक्षिण पश्चिम भाग में। वहीं आपका दक्षिण पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी। मोस्ट एमपी बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए बंगाल की खाड़ी भारत के किस भाग में स्थित है, तो भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी है। नीचे हम देखते हैं तो ये हो गया आपका क्या, हिंद महासागर। कौन सा महासागर, हिंद महासागर। हिंद महासागर से हमारी मुख्य भूमि नहीं लगती है, हमारी जलीय सीमा हिंद महासागर को छूती है। क्या करती है, जलीय सीमा। समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है, ध्यान से समझते चलिए। अब देखिए कि ऐसा भूभाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हो उसे क्या कहते हैं, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। अराउंडेड थ्री साइड विद वाटर इज कॉल्ड पेनिनसुलर कंट्री या पेनिनसुलर लैंड। तो हमारा भारत कैसा हो गया आपका, तीन साइड से जलीय सीमा से घिरा हुआ है। अब ध्यान से सुनेंगे हम, ध्यान से सुनिएगा कैसे कि अब ये जलीय सीमा से है, तो आप मुझे बताइए कि सर जलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो जलीय सीमा हमारी गुजरात से प्रारंभ होकर यहां से भारत के 9 राज्य जो है तटवर्ती क्षेत्रों पर है, पश्चिम बंगाल तक जाती है। तो ध्यान सुनिएगा कि जो तटवर्ती, ये कह सकते हैं कि भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी, जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि बताइए भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है मुख्य भूमि पर। अच्छा, मुख्य भूमि क्या होता है, ये जो भूमि आपको दिख रही है यहाँ आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये जो है ये आपका मुख्य भूमि पर स्थित है। लेकिन बात करते हैं लक्षद्वीप की, अंडमान निकोबार की, तो ये कैसे द्वीप है आपके, यह मुख्य भूमि से बाहर आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम देखेंगे कि कुल जलीय सीमा कितना हो जाएगा, कुल जलीय सीमा तो वो कितनी है आपकी 7516 किलोमीटर। ठीक है ना, 7516 किलोमीटर है। ठीक है, 6 और आगे हम देखते हैं कि हमने जलीय सीमा की अगर बात कर ली है तो जलीय सीमा पे स्थित राज्य कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपका गुजरात, गुजरात से क्या होता है आपका ये स्टार्ट होता है, फिर आता है आपका महाराष्ट्र, फिर आता है आपका गोवा, फिर आता है आपका कर्नाटका, यहां पर मिलेगा आपको केरल, यहां मिलेगा आपको तमिलनाडु, ऊपर मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश और यहां मिलेगा आपको ओडिशा और ऊपर मिलेगा आपको
पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये आपके कैसे देश है, ये जलीय सीमा को छूने वाले भारत के देश है। ऊपर हम देखते हैं, देखिए अब अगर ये हमारी जलीय सीमा है तो सब कुछ हमारी स्थलीय सीमा भी रही होगी, तो स्थलीय सीमा भी गुजरात के यहीं से स्टार्ट होती है। ये जो पूरी आपकी ये क्या है, यह आपकी स्थलीय सीमा है, यह आपकी स्थलीय सीमा है। इस भूभाग में या इस क्षेत्र में क्या है, कोई हमें जलीय सीमा टच नहीं करती। ये तो म्यांमार में आ गए हम, ठीक है ना, लेकिन जो है हमारी स्थलीय सीमा, अब देखिए स्थलीय सीमा ध्यान सुनेगा, स्थलीय सीमा हमारी किसी न किसी देश के साथ तो लगती होगी। ठीक है, स्थलीय सीमा है तो ध्यान सुनेंगे कि जो ये एक देश यहां मैं लिख रहा हूं, इसका नाम है पाकिस्तान। भारत का बेटा, भारत का दुश्मन पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद। बात करते हैं पाकिस्तान के बाद में दुनिया का दुश्मन चाइना। चाइना की कैपिटल क्या है, बीजिंग। चाइना की कैपिटल क्या हो जाएगी, बीजिंग। आपको पता होगा चाइना के लोग बहुत ही ज्यादा बिजी होते हैं, ठीक है, इसीलिए चाइना की कैपिटल क्या हो जाएगी, बीजिंग। यहाँ क्या है आपका, नेपाल। तो नेपाल की जो राजधानी है वह क्या है आपकी, वह है आपकी काठमांडू। क्या है, काठमांडू। 1 2 3 4 यहाँ लिखूंगा मैं भूटान। ये हम हमारे पड़ोसी देशों के बारे में जान रहे हैं। यहाँ मैं लिखूंगा म्यांमार। क्या लिखूंगा, म्यांमार। यहाँ मैं लिखूंगा बांग्लादेश। क्या लिखूंगा, बांग्लादेश। यहाँ लिखूंगा बांग्लादेश। ठीक है ना, बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका। क्या है, ढाका। मोस्ट एमपी बांग्लादेश की कैपिटल क्या हो जाएगी आपकी, ढाका। बगल में ढाका मतलब बांग्लादेश की कैपिटल ढाका। ये है आपका म्यांमार। म्यांमार मतलब हो जाएगा आपका कि म्यांमार की जो कैपिटल है वह है आपकी नेपिता। क्या हो जाएगा, नेपिता। पिता नहीं पीता या नहीं पीता, ठीक है, तो नहीं तो करे ना मार मार के भूत बना दिया जाएगा। ठीक है, भूटान। भूटान की कैपिटल जो है वह है आपकी थिम्पू। क्या है, थिम्पू। भूटान की कैपिटल थिम्पू। भुट्टा सुना होगा आपने, भुट्टे का टेम्पू, इट मींस द भूटान की कैपिटल हो जाएगी आपकी थिम्पू। ये याद करने की ट्रिक्स है, ठीक है, वैसे है ना सभी को ये याद होगी पहले से ही, लेकिन मैं बता देता हूं कि भारत के कौन कौन से। एक अंत में बचता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान पीओके से अफगानिस्तान की सीमा लगती है और अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। इतना पढ़ाया तुमको, कबूल है या नहीं, ओ सर कबूल है, ठीक है, तो अफगानिस्तान की कैपिटल होगी आपकी काबुल। ये आपके पड़ोसी देश थे। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इतनी सारी जानकारी के बाद में मैं आपको दो जानकारी और देना चाहूंगा। ध्यान से सुनिएगा कैसे, कि भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा निकलती है। कौन सी रेखा निकलती है, भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा निकलती है, और यही रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से निकलती है। बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिए, मैं आपको बिल्कुल एक एक स्टेट लिखवाऊंगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले निकलती है किससे, गुजरात से। किससे, गुजरात से। फिर गुजरात के बाद में यहाँ पर ऐसे छोटा सा टच कर रहा है, वो है आपका राजस्थान। एमपी के पूरे बिल्कुल मध्य से होकर निकलती है कौन सी रेखा, कर्क रेखा। एमपी के बाद में कहा जाती है सीजी में, फिर जाती है झारखंड, फिर जाती है आपकी झारखंड के बाद में ये जाती है वेस्ट बंगाल। कहा जाती है, वेस्ट बंगाल। तो 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान सुनिएगा, दो पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से, एक हो जाएगा आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा जो कि बांग्लादेश से 3 ओर से किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से 3 साइड से घिरा हुआ है। कौन सा राज्य है, त्रिपुरा, जिसकी राजधानी अगरतला। यह है आपका मिजोरम। क्या है आपका, मिजोरम। तो मिजोरम भी जो है आपका क्या है, कर्क रेखा के ऊपर स्थित भारत का एक राज्य है। तो होप ये आपको समझ में आया होगा। मध्य प्रदेश की अगर मैं जिले की बात करता हूं तो मध्य प्रदेश के जिलों में सबसे पहले रतलाम से इंटर करती है, फिर उज्जैन जाती है, फिर आगरमालवा जाती है, फिर उसके बाद में यह आगरमालवा के बाद राजगढ़, फिर सीहोर, फिर भोपाल, फिर विदिशा, फिर रायसेन, फिर रायसेन के बाद सागर, फिर जबलपुर, फिर कटनी, फिर उमरिया, फिर शहडोल। ये 14 जिले हैं जो मैंने आपको बताया। होप आपको समझ में आया होगा। ये भारत का सामान्य परिचय। अगली क्लास में हम देखेंगे कि भारत के कौन कौन से राज्यों की सीमा अन्य देशों के साथ में लगती है। और हाँ, एक चीज और, एक और लास्ट आप देख लीजिए कि आपने कर्क रेखा देख ली है, तो भारत की एक आईएसटी, ठीक है, आईएसटी रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारतीय हर देश का एक मानक समय होता है, हमारा भी एक मानक समय है जो कहां से आपका 82 डिग्री 1/2 पूर्वी देशांतर। ध्यान से सुनेंगे भैया बिल्कुल मेरी बातों को,
कि देशांतर रेखाओं से समय और दूरी निकाली जा सकती है, लेकिन अक्षांश रेखाओं से केवल और केवल क्या निकाली जाती है, दूरी। अक्षांश रेखाओं से हमको तापमान का पता चलता है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो इससे हमको क्या पता चलता है, तापमान का, कि तापमान जो है कर्क रेखा के ऊपर कितना होता है या मकर रेखा के नीचे कितना होता है, या ये जोन आपका उष्ण कटिबंधी कहलाता है। ये सब जानकारी हमको मिलती है किससे, अक्षांश रेखाओं से। लेकिन यहाँ बात क्या कर रहा हूं मैं, देशांतर रेखा की और भारत की आईएसटी लाइन की। तो सर ये क्या है, 82 डिग्री 1/2। तो ध्यान से सुनना, मैंने आपको ये कहा था कि ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है आपकी 0 डिग्री लाइन। कौन सी लाइन है, 0 डिग्री लाइन। और 0 डिग्री लाइन मींस इसका मतलब ये है कि यहाँ जीएमटी, लंदन का एक शहर जहां एक लेब है, जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम, या यूटीसी यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट। तो ध्यान से सुनेंगे कि यहाँ जो ये समय लिखा हुआ है, पृथ्वी जो होती है आपकी 360 डिग्री घूमती है। कितनी घूमती है एक दिन में, 360 डिग्री। और एक डिग्री में समय जो होता है 4 मिनट का, तो 4 0 0 4 6 24, 2 4 3 12 और 2 14, कितना आता है, 1440 मिनट। अगर मैं इसको और में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो 0 से 0 कैंसिल, 6 2 जा 12, 6 4 जा 14, क्या आता है, 24 घंटे। मतलब पृथ्वी 24 घंटे के अंदर 360 डिग्री घूम जाती है, ठीक है। बात करता हूं 82 डिग्री की। तो 82 डिग्री के लिए 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूना 8, 4 8 32, और इसमें मैं क्या कर दूंगा, 2 जोड़ दूंगा। सर ये 2 क्यों जोड़ा, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट, तो हाफ डिग्री में 2 मिनट, तो ये कितना हो जाता है, 330 मिनट। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसको मैं लिख सकता हूं 5:30, 5 घंटे 30 मिनट। ये मिनट है आपके, 5 घंटे 30 मिनट। और ये प्लस क्यों लगाया और ये जीएमटी क्यों लगाया, क्योंकि देखिए ये जीएमटी लाइन है और ये पूर्वी गोलार्ध है, और आपको मालूम है कि पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। सूर्योदय का देश, सनराइजर्स कंट्री हम किसे कहते हैं, जापान को कहते हैं, ठीक है। तो यह आपका जो आईएसटी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से है वह, तो सबसे पहले वह है यूपी, यूपी के बाद में यह एमपी आती है, एमपी के एकमात्र जिले सिंगरौली से होकर निकलती है, ठीक है। और उसके बाद में यह सीजी जाती है, फिर यह आपका ओडिशा जाती है, और लास्ट में यह आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तो यह आपकी क्या है, यह भारतीय मानक समय रेखा है, जिससे पता चलता है कि और एक प्रश्न ये भी आता है कि भारत के पूर्वी राज्य और पश्चिमी राज्य, मतलब पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु के मध्य अंतर कितना है, तो यह अंतर मिलेगा आपको लगभग 2 घंटे। कितने घंटे, 2 घंटे। मतलब सूर्य जो होता है क्या है, अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले निकलता है। सर ये भी कैसे बताओगे आप, तो देखिए 97 डिग्री, ये जो देशांतर है इसमें से माइनस कर देंगे 68, तो लगभग कितना आता है आपका 29 डिग्री। और मैंने आपको बताया 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 4 मिनट। इसका मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना आता है, 116 मिनट। मतलब लगभग 2 घंटे, मतलब लगभग 2 घंटे। मतलब कि सूर्य उदय सबसे पहले यहां होगा। ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछ ले कि बताइए भारत में सबसे पहले सूर्य उदय कहां होता है, तो वो कहां होगा आपका अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना। और यहाँ 2 घंटे बाद सूर्य निकलेगा। अगर यहाँ 6 बज रही है तो यहाँ पर 4 बज चुकी है। समझ में आया। अगर यहाँ 4 बज रही है तो यहाँ पर कितनी बजेगी, यहाँ पर अभी आपकी 2 बजेगी। 2 घंटे बाद यहाँ 4 बजेगी, जब तक यहाँ क्या हो जाएगा 4, और यहाँ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। आज की क्लास में हमने देखा भारत का सामान्य परिचय, जिसमें हमने देखा कि भारत के नाम क्या क्या है, अक्षांशीय देशांतरी विस्तार क्या क्या है, भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश है, उनकी राजधानी क्या क्या है, भारत की जलीय सीमा, स्थलीय सीमा, कुल जलीय सीमा। हाँ ये भी देख सकते हैं हम, कुल सीमा कितनी है, क्या कह सकते हैं, कुल सीमा। कुल सीमा में सभी को जोड़ दो, ठीक है ना, 15,200। देखिए ये जो स्थलीय सीमा है ये आपकी कितनी है, 15,200 किलोमीटर। और वहीं हम देखें कि जलीय सीमा कितनी बताए, 7,516.6, तो कितनी हो जाएगी 22,716। ठीक है, आज की क्लास हम यही रोकते हैं। धन्यवाद।